हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सभी लोगों ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट ऐसे किया है कि बिल्कुल निकल ही जाए। और इस चैनल से पिछली बार हैदराबाद में 5 से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो कैसे हुआ था? सिर्फ पीवाईक्यू को डिस्कस करके, क्योंकि मैं पीवाईक्यू को पे ही आपके कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, इस चैनल पे जाके चैनल को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, जैसे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के बुलेट पॉइंट्स हैं जो जिसको मैंने टिफर के लिए बनाया था, प्लस बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बुलेट पॉइंट है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बुलेट पॉइंट डेफिनेटली आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी में हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेव लेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आपको याद होगा तो आप इसको कर सकते हो, नहीं याद होगा आप इसे नहीं कर सकते हो। विजुअल लाइट मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी हमारी रेटिना जो है, जिस लाइट से हमारी रेटिना को सेंसिटिविटी मिलती है, या कह सकते हैं कि हमारी रेटिना जिस लाइट को देख सकती है उसे हम विजुअल लाइट कहते हैं। और उसकी वेवलेंथ क्या है यह इन्होंने पूछा था। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो। इसका आंसर है 3 मतलब 0.93 टू 0.77 माइक्रोमीटर। पर कहोगे कि ये माइक्रोमीटर में ऑप्शन दिया है इसलिए मैंने लिखा, बट अगर आप कभी भी विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा 380 नैनोमीटर नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। मे बी आपको ये याद होगा, क्योंकि ये आप जब भी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई करते हो, फोटोसिंथेसिस पोर्शन पढ़ते हो, तब भी आप विजुअल लाइट की वेवलेंथ को एक बार जरूर देख लेते हो। तो याद रखो कि 380 नैनोमीटर होता है और से 700 नैनोमीटर तक होता है। बट इसके अलावा आप इसे डायरेक्ट क्या याद रखोगे? अगर आपको माइक्रोमीटर में याद करना है तो याद रखो कि 0.39 टू 0.77 माइक्रोमीटर होगा। तो सी इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बी के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन फिर से टेक्निक से है। तो टेक्निक को तो हम वैसे भी डिस्कस करते हैं, बट टेक्निक को डिस्कस करने से पहले जो ऑप्शन दे रखा होता है उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस में दे रखा है इन्होंने इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा क्या होता है, या सैंडविच एलाइजा क्या होता है, कम्पिटेटिव एलाइजा और एलाइजा एली स्पॉट। देखो यहाँ पे मान लो यह इंटीजन है, और यह इंटीजन जो मैंने यहाँ पे इंटीजन बनाया, यह इंटीजन किसी चीज से फिक्स कर रखा है मैंने। मतलब क्या है कि कोई इंटीजन है ये रेड कलर का, इसको हमने वेल में फिक्स कर रखा है, और इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे पास एक एंटीबॉडी है जो इस एंटीजन से बाइंड हो रही है। क्या मैंने कहा? यह एक एंटीजन है और इस एंटीजन से यह एक एंटीबॉडी बाइंड हो रही है। ये जो यहाँ पे एंटीजन से बाइंड हो रही है इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एंटीबॉडी। अगर हम इस प्राइमरी एंटीबॉडी को डायरेक्ट मेजर करें, क्या मैंने कहा, इस प्राइमरी एंटीबॉडी को डायरेक्ट हम मेजर करें तो उसे हम डायरेक्ट बोलेंगे एलाइजा। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्राइमरी एंटीबॉडी की जो यह रीजन है आईजी रीजन,
इसके अगेंस्ट एक और एंटीबॉडी हम यूज करते हैं। क्या हुआ? इस प्राइमरी एंटीबॉडी के आईजी रीजन के अगेंस्ट एक और एंटीबॉडी हम यूज करते हैं और इस एंटीबॉडी को हम सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास इसके साथ एक एंजाइम ऐड होता है, मतलब एक एंजाइम कंजुगेट रूप में होता है, जो नॉर्मली हम HRP हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज यूज करते हैं। मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड होता है। यह एंजाइम जो है वो कलरलेस सब्सट्रेट यूज करके इसको कलर्ड प्रोडक्ट में बदल देता है। कलर्ड प्रोडक्ट में बदल देता है और इस कलर को हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। इस कलर को हम मेजर करते हैं। यहाँ पे हमने मेजर की जो कलर करा वो किस मेथड से करा है? सेकेंडरी एंटीबॉडी के एंजाइम को। मतलब यहाँ पे आपका एंटीजन कहाँ है? एंटीजन आपका यहाँ पे है, प्राइमरी एंटीबॉडी से बंधा हुआ। और हम मेजर कहाँ पे कर रहे हैं? सेकेंडरी एंटीबॉडी के एंजाइम से बना हुआ प्रोडक्ट को। इसीलिए इसे हम इनडायरेक्ट एलाइजा कहते हैं। अब एक कंडीशन ये हो गया, इसे हम क्या बोल रहे हैं? इन डायरेक्ट एलाइजा। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि एक कोई पहले से मतलब वेल है और इस वेल में एक मैंने एंटीबॉडी पहले से रख रखा है और इस एंटीबॉडी के यहाँ पे एक एंटीजन है। ये आपका क्या है? एंटीजन है। और इस एंटीजन के अगेंस्ट मैंने एक एंटीबॉडी और दे दिया और यह एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम है सेम HRP जो कि कलरलेस प्रोडक्ट को कलर्ड कर रही है। इस कंडीशन में एंटीजन कहाँ पे है? बीच में है। एंटीजन कहाँ पे है? बीच में है। और ये जो एंटीबॉडी है इससे बोलते हैं डिटेक्शन एंटीबॉडी को, कि सेम यहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरह के एलाइजा का जो प्रोटोकॉल होता है उसे हम बोलते हैं सैंडविच एलाइजा। और कॉम्पिटिटिव एलाइजा क्या है? मतलब हम कंपटीशन जो इनहिबिशन वाला प्रोटोकॉल है उसको यूज कर लेते हैं। बट क्या इस दोनों कंडीशन में तुम बता सकते हो कि कितना नंबर ऑफ एंटीजन है? नहीं। दैट इज अ क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन नॉट अ क्वांटिटेटिव। ये आपको ये बताएगा कि एंटीजन है और नहीं है। हाँ, मतलब जैसे यहाँ पे हम HRP कलर्ड की इंटेंसिटी देख के बता सकते हैं कि ज़्यादा है कम है, बट बिल्कुल हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक अलाउ द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक सेल इन अ गिवन पॉपुलेशन। जब आपसे कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करे, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन की बात करे किसी गिवन पॉपुलेशन में, तो आप ELISpot यूज करोगे। ELISpot is a technique which is used for quantitative determination of the number of antigen a specific cell in a given population। याद रखना। अब ELISpot के बारे में कुछ पॉइंट जो काम आ सकती है कि यह क्यों यूज करी जाती है, ये करता क्या है। तो दैट
यूज फॉर इन्यूमरेशन या इन्यूमरेटिंग एंटीजन स्पेसिफिक साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग और एंटीबॉडी सिक्रीटिंग इम्यून सेल्स। मतलब यह इम्यून सेल्स कितने हैं इसका पता लगाता है। दैट आर अ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन नॉट अ क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ लिखा है स्प्लाइसिंग ऑफ द जीन कैन बी मॉनिटर्ड। होता क्या है कि डीएनए, याद रखना, दैट इज अ सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। बट इस प्रोसेस में यहाँ से आरएनए से प्रोटीन में एक ही जीन डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बना सकती है। और ये जो बन रहा है दैट इज द रीजन, मतलब दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेट स्प्लाइसिंग। इन केस ऑफ द आरएनए, जैसे ये कोडिंग रीजन हो गया, उसके बाद ये इंट्रॉन है, फिर ये एक्सॉन है, फिर ये इंट्रॉन है। मान लो कि ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन है, एक और एक्सॉन बना लेते हैं हम। ये इंट्रॉन सब रिमूव हो जाते हैं और मैच्योर एमआरएनए के पास क्या होता है, आपका एक्सॉन होता है। मैच्योर एमआरएनए जो है, मैच्योर एमआरएनए इस तरह से एक्सॉन रखते हैं 1 2 और 3। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और जब ये तीनों कॉम्बिनेशन में ये बनाएगा तो यह एक प्रोटीन बनाएगा, ये 2 प्रोटीन बनाएगा, ये 3 प्रोटीन बनाएगा। इन तीनों का फंक्शन डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये आया यहीं से है 1 2 और 3। लेकिन ये किस लेवल पे आप देख सकते हो, इस लेवल पे देख सकते हो, आरएनए लेवल पे देख सकते हो। तो अगर आपको मॉनिटर करना है स्प्लाइसिंग के जीन को, क्योंकि यही जीन है ना जो कि स्प्लाइसिंग में पार्टिसिपेट करके आपका प्रोटीन प्रोडक्ट डिफरेंट दे रही है ना, तो आप आरएनए लेवल पे क्या करोगे, मॉनिटर करोगे। और आरएनए लेवल पे मॉनिटर करने के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, डीएनए के लिए सदर्न हाइब्रिडाइजेशन होता है और आरएनए के लिए नदर्न होता है। तो आप कौन सा यूज करोगे स्प्लाइसिंग के लिए, नदर्न हाइब्रिडाइजेशन। वेस्टर्न प्रोटीन के लिए होता है और बाकी प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन के लिए होता है, फॉर वेस्टर्न। अगला क्वेश्चन 90, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट सेम एज वी विल गिव द सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेश्चन, मतलब अबाउट दिस आंसर एंड द ऑप्शन। तो इसमें मैं आपको जो देने वाला हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन वो थोड़ी देर में देता हूँ। पहले देखो, एडवर्ड डिग्रेडेशन, एडवर्ड साइंटिस्ट का नाम है और ये इन्होंने एडवांस और एडवर्ड में कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पर क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू आइडेंटिफाई द एंड टर्मिनस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे ना ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था क्योंकि एंड टर्मिनस ऑफ पॉलीपेप्टाइड आइडेंटिफाई करने के लिए, या ये कह सकते हो कि जब हम
सीक्वेंसिंग करते हैं प्रोटीन की, अमाइनो एसिड की, तो हम एडमान डिग्रेडेशन यूज़ करते हैं इन केस ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड रेसिड्यूज को, अमाइनो एसिड को अलग अलग करने के लिए। तो अगर ये पता था तो अब डायरेक्ट आंसर ये बता सकते थे कि ये एडमान डिग्रेडेशन होगा। पर क्या होता है, थोड़ा हम डीप में इसको देख लेते हैं कि ये जो होता है एडमान डिग्रेडेशन, दैट इज प्रोसेस बाय विच, नहीं, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग, प्रोटीन by sequentially removing one residues at a time from the amino terminal या amino end of a peptide। क्या होता है कि अमाइनो एंड ऑफ द पेप्टाइड से एक एक अमाइनो एसिड, एक एक रेसिड्यूज को रिमूव करता है एडमान डिग्रेडेशन के अंदर। और अमाइनो एंड को ही हम, इस अमाइनो एंड को ही हम एन टर्मिनस कहते हैं। इस अमाइनो एंड को ही हम एन टर्मिनस कहते हैं। तो कौन सा मेथड हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एन टर्मिनस? एडमान डिग्रेडेशन। अब यहाँ पे दो और प्रोसेस के नाम लिखे हुए हैं, तो आप इन दोनों को भी याद कर सकते हो यहाँ से। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉपी और पेन लेके बैठना, रीज़न कि आप नोट करते रहो। ये बार बार मैं आपको इसलिए सुनाता रहता हूँ जिससे कि आप इस एक भी चीज़ मिस ना कर सको। आप जाके देखो फ्रेड स्कोर वैल्यू, जो कि 2022 में भी पूछा गया था हैदराबाद में, और 2021 में भी हैदराबाद में पूछा गया था। और ये सेम क्वेश्चन इस साल बेट में भी पूछा गया था। डेफिनेटली अभी तक यूट्यूब पे किसी ने फ्रेड स्कोर के बारे में नहीं बताया है फॉर द, मतलब इस पर्पज, एग्जाम पर्पज पे। बट मैंने पिछली बार ही फ्रेड स्कोर के बारे में बता रखा था। जिस भी बच्चे ने मेरे चैनल को देखा होगा, मेरे वीडियो को, डेफिनेटली वो सही करके आए होंगे। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी हर एक वीडियो को देखते हो, को बायोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम छूटने वाला नहीं है, सबके सब आपका क्रैक होने वाला है। जो निनहाइड्रीन टेस्ट होता है, यह टेस्ट अमाइनो एसिड या एमीन्स है या नहीं, यह चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि निनहाइड्रीन टेस्ट क्या करता है? चेक गिवन एनालाइट contains amines और अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड या एमीन्स है या नहीं, ये चेक करने का काम इसको चेक करता है निनहाइड्रीन टेस्ट से। एक ये टेस्ट है एंथ्रोन टेस्ट। याद रखो कि ये टेस्ट होता है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कोई टीचर बताता नहीं है
पर याद रखो, क्योंकि अगर ये टर्म यूज किया गया किसी भी एग्जाम में तो मे बी ये और भी कहीं पूछा जा सकता है। दैट provides a rapid and convenient method for quantification of carbohydrates that are either free or bond to any lipid or protein। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि लिपिड और प्रोटीन से बाउंड कार्बोहाइड्रेट को हम किस टेस्ट से पता लगा सकते हैं। तो हम किस टेस्ट से पता लगाएंगे? एंथ्रॉन टेस्ट से। एंथ्रॉन टेस्ट यूज होता है क्वांटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि फ्री हो या बाउंड हो। लिपिड और प्रोटीन से बाउंड होगा तब भी हम एंथ्रॉन टेस्ट का पता लगा सकते हैं, और फ्री कार्बोहाइड्रेट है तब भी हम पता लगा सकते हैं। दैट आर यूज फॉर क्वांटिफिकेशन। क्वालिटी नहीं है, क्वांटिटेटिव है ये, याद रखना, क्वांटिटेटिव। मे बी टर्म चेंज करके इस साल दे दे, इसलिए मैं इसको बार बार आपसे बार बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ। अगला चाई स्क्वायर इज जीरो व्हेन। इसको समझने से पहले एक चीज याद रखो, और अगर वो याद रखोगे तो डेफिनेटली ये गलत नहीं होगा, कि चाई स्क्वायर टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है उसके लिए फार्मूला है काई स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ओ आई माइनस ई आई अपॉन ई आई, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर। यहाँ पे ई आई जो है वो है अब एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब कोई आपने एक्सपेरिमेंट करा जिसमें आपने एक्सपेक्ट करा थियोरेटिकल वैल्यू कुछ हो सकती है, दैट इज अ ओ ई आई। बट जब आपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करा तो आपको एक वैल्यू मिला जो कि एम्पिरिकल वैल्यू थी और उसको आपने ऑब्जर्व किया था, तो ओ आई इज अ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब आप इसी वाले फार्मूले में देखो कि अगर हम ये कह दें कि इफ आप ई आई वैल्यू और ओ आई वैल्यू ऐड कर दो, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैल्यू और जो आपने ऑब्जर्व किया दोनों वैल्यू इक्वल हो तो क्या होगा। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो तो चाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा आपका, ओ आई माइनस का ओ आई का स्क्वायर अपॉन ई आई, या इसको भी आप ओ आई लिख सकते हो। ऊपर हो गया ये जीरो बटे ई आई और जीरो, तो आपका चाई स्क्वायर क्या आया, चाई स्क्वायर आ गया आपका जीरो। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों बताया था। क्वेश्चन है काई स्क्वायर इज जीरो, काई स्क्वायर इज जीरो व्हेन एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दी ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पे देखना शुरू करो क्या लिखा है इन्होंने, हाफ नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, एक ही बचा, वो है कि इस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी
एंड यही सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेफिनेटली आपका हर एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से जाने वाला है अगर आप इस चैनल पे बने हुए हो और सारे वीडियोस देख रहे हो। बस एक गुजारिश है, वीडियो पूरा देखा करो, नोट्स प्रॉपर बनाया करो। अगर तुम नोट्स बना रहे हो ना इस तरह से, अगर तुम 2 या 3 कॉपी भर दो सिर्फ नोट्स से, क्वेश्चंस के, बी पार्ट CSIR का बिल्कुल सही होने वाला है। दूसरी एक अनाउंसमेंट, अगर 1000 मेरा क्रॉस हो जाता है सब्सक्राइबर, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है वहाँ से बुलेट पॉइंट लेके आऊँगा CSIR के लिए। वो लेके आऊँगा मैं मई के लास्ट वीक में और जून के फर्स्ट वीक में, जिससे कि आप CSIR में डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से आने वाले क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस हो जाए और वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।